अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब के मुल्क वापस आने और फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज संभालने के बाद उनके लिए चैलेंजेस आगे क्या होंगे? माशी तौर पे और माशी फ्रंट पे हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे कि अवाम को रिलीफ तो वो दे रहे हैं और आते ही उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, लेकिन जहाँ पर ये कहना मिफ्ता साहब की जानिब से भी कहा गया कि भाई बायलैटरल जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी इतनी एपेटाइट नहीं है, तो डॉलर्स कहाँ से वो रेस करेंगे? फिर डॉलर की वैल्यू में जो एक सडन कमी देखी गई है, तो उसको किस तरह से इकोनॉमिकली मैनेज करेंगे? एक्सपोर्ट्स जहाँ पर बढ़नी चाहिए और जो एलएसएम ग्रोथ नेगेटिव पोस्ट कर रहा है वो बड़ा अलार्मिंग है। तो और ऐसे में फिर आपको इलेक्शन की तरफ जाना है और एक स्ट्रैटेजी चूंकि पहले भी इसहाक डार साहब की 2013 से लेकर 18 तक में देखी गई और उसका बार बार वो खुद जिक्र भी कर रहे हैं, तो वो क्या इसी तरह की स्ट्रैटेजी रिपीट करेंगे और उससे करंट अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट उसका आएगा? आज आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें साबिक चेयरमैन एफबीआर जनाब शब्बर जैदी। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शब्बर साहब, पहला सवाल तो इसहाक डार साहब ने आके फाइनेंस मिनिस्टर को 6th फाइनेंस मिनिस्टर विद इन द लास्ट 4 years, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मईशत जो है वो क्योंकि संभलने में नहीं आ रही थी, तो इतनी हमने एक वो चेंजेस देखी। बहरहाल वो आ गए हैं, वो बड़े मुतमईन नजर आते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी बड़े हालात उनको लग रहा है कि वो बेहतर कर सकते हैं। आप उनकी वापसी को कैसे देख रहे हैं सर, और आपको लगता है कि इस बार उनके लिए चीजें आसान होंगी? और जिस किस्म की उनके हवाले से बातें की जाती हैं कि जी वो नंबर्स को जगल करने के बड़े मास्टर हैं। देखिए लीना, इसहाक डार साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और हम दोनों एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। और मैं समझता हूं कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सवाल आता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर साबित होता है बनिस्बत इकोनॉमिस्ट के। मगर एक किसी भी मुल्क की मईशत के लिए लॉन्ग टर्म व्यू या मीडियम व्यू के लिए एक इकोनॉमिस्ट बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। मगर क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुश्किलात का शिकार रहा है, इसलिए हमेशा पाकिस्तान में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ी है। जो मेरा बुनियादी सवाल है ना डार साहब के आने से और ये सब चीजों से, मुझे एक थोड़ी सी ये परेशानी है या आप लोगों की बातों से मुझे एहसास हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये जो सारा रजीम आ रहा है, ये कोई नई चीज है। यार ये तो वही लोग हैं जो 30-35 साल से पाकिस्तान को इकोनॉमी को चला रहे हैं। अगर ये सही तरह चला रहे होते तो आज ये क्यों तबाही की फिरी होती? देखिए ना, हम एक चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं कि 1988 से लेकर इंक्लूडिंग मुशर्रफ एरा 4-3.5 साल का सारा टोटल टर्म है इमरान खान का, वो भी उसमें भी उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई थी। तो ये जो सब कुछ करने जा रहे हैं, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को किसी किश्ती को आगे लगा दिया था? अगर किश्ती को आगे लगा दिया होता तो आज पाकिस्तान डूबने क्यों जाता? तो ये बेकार की बातें हो रही हैं। इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लें और फंडामेंटल्स की तरफ जोर दें। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम एक बड़ा सपोर्ट पैकेज यूएस से डिमांड कर रहे हैं, जो हमें अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि जिसकी निगोशिएशन वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, ज्यादा बड़े, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शायद दूसरी तरह से सोचा है, सही सोचा है बनिस्बत उनके जो आज असेंबलियों के इदारों में बैठे हैं। और आपको एक आध हफ्ते में इसका सिग्नल नजर आ जाएगा। इसका डार साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट, बट शब्बर साहब, हमें तो बार बार इवन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया जा रहा है कि जो तबाही इकोनॉमिकली पाकिस्तान की नज़र आती है वो गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है। उससे पहले 2018 में नून लीग अपनी हुकूमत जाते जाते वो 5.8% पे ग्रोथ छोड़ के गई और बड़ा कुछ अच्छे सिनारियो छोड़ के गई और 4 साल में तबाही फिरी है, लेकिन वो गुज़िश्ता 5 माह में भी हल नहीं हो सकती। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कुछ बताया जा रहा था। तो आपको लगता है कि ये 4 सालों में चीज़ें मैनेज नहीं हुई? और आपने भी जिस तरह से कहा कि ये बहुत पुराने अरसे का एक मलबा है और ये ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकता, और हमें तो मिफ्ता साहब के भी जाते जाते ये बताया जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है। देखिए, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, बात ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मईशत नहीं चलती ना जी। और आपने कितने मुल्कों के वजीर खजानाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखा है इस बारे में कि ये मुल्क पहले अच्छा था, बुरा हो गया, अब अच्छा हो गया, खराब हो गया। तो मैं तो लीना शिकनी इन चीजों के ऊपर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये सब पुराने यूज्ड किस्म के हरबे हैं और इनको टाइम जाया नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तान 24, 23, 24, 25, 26 में सीरियस करंट अकाउंट क्राइसिस का सामने करने वाला है, उसका हमें सोचना चाहिए और वो हम सेटल करें। हम बेकार की बातें क्यों करते हैं कि ये इसने खराब कर दिया और उसने अच्छा कर दिया। चले जिसने भी कर दिया, जिसने भी कर दिया उनको आप फांसी लगा दें। अब आप बताएं कि कल से आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे ये बता दें कि डॉक्टर साहब कल से क्या, सुबह से क्या करेंगे कल सुबह? अब शबर साहब, आपको क्या लगता है डार साहब के बस में क्या क्या होगा, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं और वो किस तरह से मईशत को लेकर, अभी भी डिफॉल्ट का क्या खतरा मौजूद है पाकिस्तान के लिहाज से? डिफॉल्ट का खर्चा बढ़ गया है बेसिकली, कोई खतरा कहीं का खत्म नहीं हुआ है। और वहां पे जो पोजीशन जो आईएमएफ की रिपोर्ट में दी हुई है वो अपनी जगह मौजूद है। और वो जो प्रोजेक्शन उन्होंने दी है आईएमएफ ने अपनी मई 2000, आप उसकी रिपोर्ट पर उठा के पढ़ लें। उसमें जो फिगर्स दी हुई हैं वो नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब अकाउंटेंट हैं, वो इससे ज्यादा समझते हैं इस चीज को। उनसे पूछें, आप सवाल बुला के पूछें कि जो आप कह रहे हैं, आईएमएफ कह रहा है कि अगले 3 साल में $51 बिलियन की एफडीआई पाकिस्तान में आएगी, ये किस मुमकिन है क्या पाकिस्तान में? और क्या पाकिस्तान में पिछले 40 साल में $50 बिलियन की एफडीआई आई है? हम किस दुनिया में बैठे हैं? बात फिर मैं बात कर रहा हूँ अलीना, बात उसकी की नहीं है। आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, आप उस चीज पे गौर करें कि जो 3 तारीख से 5 दिन का जो दौरा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यूएस का हो रहा है, वो किस नतीजे में पहुंचता है वो डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान की मईशत किस हाल में जाएगी। ये लोग इररिलेवेंट। राइट, बट शब्बीर साहब, चैलेंजेस आपको क्या नजर आ रहे हैं और किस तरह से डॉलर्स को कहां से रेस करेंगे, लेट्स से फाइनेंस मिनिस्टर? मैंने आपको कहा ना, रेज नहीं कर सकते। मैंने यही आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना, ये रेज नहीं कर सकते तो इनको रोल ओवर चाहिएगा फ्रॉम दी लैंडर्स, जो कि यूएस इनको पेरिस क्लब से और दूसरी जगह से दिलवाएगा। और यूएस अगर उनके हमारे ताल्लुकात जो हम 5 दिन की नेगोशिएशन करने जा रहे हैं उनसे, आज क्या तारीख है? आज तो 2 तारीख है ना, कल से 3 है। तो कल से और 5 दिन तक जो हमारी नेगोशिएशन उनके साथ होंगी, अगर उन्होंने हमें बेल आउट पैकेज दिया, जो कि मुझे लग रहा है वो दे देंगे, तो हमें $5-6 मिलियन का $5-6 बिलियन का एक सैंक्शन मिलेगा, पैसा मिलेगा। उसके बेस पे हम अपनी इकोनॉमी को एक सांस दे देंगे। और मैंने कहने का मतलब ये है कि ना करने वाले ना करवाने वाले ये हैं, तो हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सीरियस क्यों लेते हैं? मेरा मकसद ये कहने का। राइट, बट आके जिस चीज का क्रेडिट वो ले रहे हैं वो ये है कि आते के साथ ही जैसी उनकी न्यूज पे जो एक वो स्पेकुलेशन पे और उस न्यूज पे जिस तरह से डॉलर की कदर में कमी आई है, उसको जरूर उस चीज का क्रेडिट लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये डेप्रिशिएट की है डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी? आप उसको सुनती रही है, मैंने हमेशा कहा कि डॉलर में 10-12 रुपए की हमेशा स्पेकुलेशन होती है। वो आगे पीछे सेंटिमेंट में चल रहा है। ये भी आप देखिए, मुश्ताक साहब आए थे जब भी ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था, कि आप देखेंगे 3-4-5 दिन में जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये बातें नहीं, मतलब मेरा मकसद कहने का फिर आपको ये ना कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये डॉलर 5 रुपए आगे पीछे हो गया, पाकिस्तान सही हो गया। ये आप इसका मतलब है आपने कागज नहीं देखे ना, आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने रियल पोजीशन को नहीं गौर किया है ना। मसला ये है कि हमारे लोग बहुत सरसरी किस्म का और बहुत जज्बाती किस्म का फैसला कर रहे हैं। ये बात नहीं है। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को आप ध्यान नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि 3 तारीख से जो दौरा शुरू हो रहा है यूएस का, और उसका जो नतीजा निकलेगा वो डिटरमिन करेगा कि हमारी मईशत किस सिमत पे जाने वाली है। ये जो कुछ क्यू ब्लॉक इस्लामाबाद में हो रहा है, ये सिर्फ रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। अगर मुझे बताइए कि पीएमएलएन कहती थी कि पीटीआई वालों ने 4 मिनिस्टर चेंज कर दिए फाइनेंस के, अभी उन्होंने 4 महीने में अपना 4 बैट्समैन चेंज कर दिया और एक पुराना खिलाड़ी लेकर आ गए। क्या मतलब है इसका? क्या? और वो जो पुराना खिलाड़ी था, जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, तो मेरे साथ सेमिनार में बैठा हुआ था मैं और वो को स्पीकर। मैंने कहा पाकिस्तान बैंकरप्ट है दिसंबर 2021 में। उसने कहा नहीं पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं मैं दिवालिया से बचा के ले आया हूँ। तो ये इन लोगों की बातों को सीरियस नहीं लिया करें आप। ये मतलब ये आप इनको फिर भी एक बड़े अहम ओहदे पे अब ये फाइज रहेंगे। अब कब तक और इलेक्शंस कब होते हैं बहरहाल, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी आपको सिमिलर फिर वो नजर आएगी 2013-18 वाली। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ ना, आप इतने बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, ये इनके नहीं है ना। आप बात को क्यों नहीं समझ रही कि ये सब चीजें इनके हाथ में नहीं है, अब इनके हाथ से निकल चुकी हैं। चाहे वो इसाक डार साहब हो,
शौकत तरीन साहब हो, हफीज शेख साहब हो, कोई भी हो, पाकिस्तान की मईशत क्या, जब हमने 2019 में डार साहब के जाने के बाद वर्ल्ड बैंक से हमने वायदा किया था, हम गए थे, तो वो हम अपनी बागडोर दे चुके हैं उनके हाथ में। और इसके बाद जब ये लोग गवर्नमेंट में आए हैं अप्रैल में, तो ये तो बिल्कुल ही इन्होंने तो बागडोर से लगाम नहीं दी, इन्होंने तो घोड़ा ही उनके हवाले कर दिया है। बट शबर साहब, आपका मतलब इस बात पर मैं आपसे अपॉलॉजी भी जरूर चाहती हूँ कि ये नेचुरली हमें कंसर्न्स है कि ये हुकूमत में आए हैं, ये कह के कि जी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आप कहते हैं इनके बस से बाहर चीजें निकल चुकी हैं, इनकी स्टेटमेंट्स पर ना जाया जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट्स में बड़ी रीअश्योरेंस दे रहे हैं इस बात का कि इंटरेस्ट रेट्स को भी हम कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स को ये किस तरह से कम करते हैं, आगे उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं? इंपोर्ट्स में तेजी आता हुआ देख रहे हैं, करंट अकाउंट आपका फिर जैकअप करता हुआ दिखाई देगा, फिर वो एक मैसिव स्पेंडिंग नजर आएगी क्योंकि इलेक्शन ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपका करंट अकाउंट पे उसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं, जो 4 महीने में ये बैठे रहे, 4 महीने 5 महीने हो गए, इनमें कोई आपको आवाम के लिए पॉजिटिव नजर है कि बात? कोई एक चीज बता दे मुझे। डार साहब को छोड़ दे, डार साहब तो परसों पिछले हफ्ते आए, उससे पहले 4 महीने से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है। तो ये बिल्कुल गलत इमरान खान ने कर दिया था, तबाह कर दिया था। आपने क्या सही किया 4 महीने में? मुझे एक चीज बता दें आप कि ये 4 महीने हमने ये बेहतर कर दिया। तो इसका मतलब है, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ये मुआवजा करेंगे जाके, वो मुआवजे का मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये खराब लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बस में नहीं है इनके। जो चीज जिसको आप सही करने जा रहे हैं वो उस लेवल पे चली गई है कि आप उसको सही नहीं कर सकते। तो बेहतर है ना, आवाम को ये बताएं कि हमारे पास रास्ता नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। आप आवाम को ये जवाब दे रहे हैं कि नहीं, खराब हो गया था, हम सही करने आए, ये गलत मैसेज दे रहे हैं आप। मैं ये इनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये आवाम को मैसेज देना कि किसी ने खराब कर दिया मैं सही करूंगा, ये मैसेज गलत है। आप कहें यार कि मेरे बस का काम नहीं है, हाँ मैं बैठा हूं कुर्सी पर, मगर मेरे बस का काम नहीं है और मैं नहीं कर सकता। तो शबर साहब, उनको वोट्स चाहिए। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू से दिस? उनको वोट्स भी चाहिए होंगे, वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। जो भी नहीं, मगर अब अगर ये कहते रहे मैं सही करूंगा, अगले दिन सही हो तो वो कुछ बुरा तो सिनेरियो, कोई हुकूमत आकर ये तो नहीं सिनेरियो क्रिएट करती कि नहीं जी हमसे नहीं हैंडल हो सकता, हम नहीं कुछ कर सकते, हम कुछ और कह के आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि हम सही कर लेंगे, आप ये बताएं कि हम सही नहीं कर सकते, आपको 3-4 साल तक कोई हम रिलीफ नहीं दे सकते, ये एक हकीकत है ना। जब आप चले नहीं कहेंगे हम आप नहीं देंगे, आप ये कहना शुरू कर देंगे आप दे देंगे, 2 हफ्ते बाद सामने आ जाएगी बात, जो भी सामने आई है शहबाज शरीफ वाले केस में आई ना सामने। तो इस झूठ बोलने का फायदा क्या है? जब शहबाज शरीफ आए साहब, उन्होंने कहा बिजली की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, असेंबली रिलीज कर दी, प्राइवेट साहब ने असेंबली उठा के फेंक दी, आपको नहीं दे सकता, उसके बाद 2 हफ्ते बाद साइन कर दी। तो ये जो बात, ये चीजें उनके लिए नुकसानदेह। अब वो जमाना नहीं है लीडा के आप आवाम को बहुत लंबी देर इस मामले में बेवकूफ बना सके, वो 2 हफ्ते बाद आपको आपके सामने टेबल पर रख देंगे लाके चीज की सामने, आप तो ये कह रहे थे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, पाकिस्तानी अवाम को माशी मुश्किलात का को सफर करना है, और वो सफर करने के लिए तैयार करें कौम को, ना कि आप उनको लाल पीली गोलियां देके उनको आप लेकर आए कि जी भाई ये होने वाला है। उससे ज्यादा तकलीफ होती है। आप सच बोलें, ज्यादा आसानी होगी। झूठ बोल के सियासी बातें करके ये ऐसा फैसला नहीं हो सकता, ये गलत है ना। आप आवाम को सच्चाई बताएं। दुनिया की मईशत में लोग बताते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। अमेरिका में ये बताया जाता है कि रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में यूएस में बताया जाता है कि प्रॉब्लम आने वाली है। ये गवर्नमेंट नहीं आए कहती कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट एंड एवरीथिंग रॉन्ग वाज डन बाय द फर्स्ट मिनिस्टर। ये मईशत में नहीं होता है। यही तो पाकिस्तान का मुसीबत है कि हर बंदा जो आता है, अभी अगर हर बंदा ये कहता है कि पिछली गवर्नमेंट ने खराब कर दी, मैं सही कर दूंगा, वो ये नहीं कहता कि यार ये मईशत ही तबाह हो चुकी है। बेसिकली इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मी एंड यू। शबर साहब, फिर आवाम को आप बता देना सच है क्या? साबिक वजीर आजम कहते हैं सच बोलना नहीं चाहते, मौजूदा हुक्मरान जो है वो सच्चाई दिखा रहे नहीं है आवाम को, तो सच है क्या? अलीना मेरी बात सुने, मैंने जब 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है और ये दिवालिया की तरफ जा रहा है, वो सच था, आपने माना था? फिर आपने आके जून 2022 में उन्होंने मान लिया कि ये सच है, मान लिया ना। फिर जाके मुश्ताक साहब ने कहा कि हमने बचा लिया दिवालिया से, इमरान खान साहब करे दिवालिया की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब है कि दिसंबर में ये दोनों गलत बात कर रहे थे ना, अब फिर गलत बात कर रहे हैं। बात ये ना कि सच ये है कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के पास करंट अकाउंट में पहुंचे पैसे नहीं है।
में अगर दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, इन्हीं हालात में अगर किसी और के हवाले मुल्क किया भी गया है, तो ये जो चंद मिलियन डॉलर्स अगर पाकिस्तान में आएंगे भी, क्या वो बचा सकेंगे? नहीं, बचा ये लेंगे ना। मैं ये यस कर रहा हूँ कि अगर अगर आपके पास 5-6 मिलियन डॉलर की हर साल में एड आ गई, तो पाकिस्तान को बचा नहीं सकेंगे, मगर फ्लोट करते रहेंगे, मेरा मकसद है। और फिर हम इंतजार करेंगे कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस में कोई रिडक्शन आती है तो हम चल जाएंगे। यही हमारा, आप देखें ना, हमारा वतीरा क्या रहा है 10-20 साल में, यही वतीरा रहा है ना कि हम एक शॉर्ट टर्म में लेवे चलते रहते हैं। हमें ये लीना, ये फैसला करना है ना कि ये रियासत जो है ये अपने प्रेजेंट मॉडल में नहीं चल सकती। ये हम फैसला नहीं कर पा रहे ना, ये फैसला हम नहीं कर पा रहे। मैंने लाहौर में तकरीर की है, आपके पास भी उसकी क्लिप आ गई होगी, पाकिस्तान में उसकी क्लिप चली है। मैं ये कह रहा हूं, ये रियासत अपने प्रेजेंट मॉडल में नहीं चल सकती। खत्म बात, फिनिश। कोई भी भाई का लाल आ जाए। अब शब्बर साहब, आगे फिर क्या नजर आ रहा है? अब आज हम तकरीर सुन रहे थे साबिक वजीर आजम की, वो जलसे में कह रहे हैं अवाम सब देख रही है, ये अपने केसेस माफ कराने के लिए आए थे, इसहाक डार साहब आके मुल्क में चार्ज संभाल लेते हैं, अवाम को महंगाई के दलदल के नीचे दबा दिया है, 65% वो कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी दिखा दी है। ये नंबर स्वच्छ किए जा रहे हैं और सितंबर के माह में 65% बिजली की कीमतों में कमी दिखाई दी गई है। इसहाक डार साहब आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पहली 12 रुपए पेट्रोल कम कर देते हैं। ये फिर क्या, किस तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? और फिर अवाम को अगेन सवाल तो, मतलब अवाम क्या सड़कों पे आते हुए दिख रही है आपको? फिर नहीं, अवाम सड़कों पे नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं कि जी ये इसलिए आए हैं, मुकदमे खत्म करने के लिए आए हैं। ये अपने सेटल कर रहे हैं कि जी क्या हुआ है। बात सिर्फ ये है कि जो रियासत है वो जब नाकामी की तरफ जा रही है, आप मुझे बताएं ना, समझाएं कि कौन सी रियासत में होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पीए के पर्सनल टेलीफोनों की आपको टेप करनी शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में कौन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये जो चीजें आ गई हैं पाकिस्तान में, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आप पाकिस्तान में एक वाइट पेपर इशू करें, और ये वाइट पेपर नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, और उसमें यह बताया जाए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो आज तबाही के धाने पर है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम डिफॉल्ट में जाएं। अगर पाकिस्तानी कौम डिफॉल्ट से बचना चाहती है तो उसका ये तरीका है, चाहे वो इसहाक डार साहब करें, शौकत तरीन साहब करें, इमरान खान साहब करें, कोई भी करे, और पाकिस्तानी अवाम को वो चीज सामने रखी जाए और उस पर लेके आगे चलें। और उसके यही वजह है लीना, आप देख लें कि अगर इसहाक डार साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आपको पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। जब मगर मैं बात करता हूं तो आपको आधे घंटे बाद पाकिस्तान सोशल मीडिया में मिल जाती है, क्योंकि शायद मैं ज्यादा सच बोल रहा होता हूं। राइट, हाँ। तो बात ये है ना कि सवाल ये है ना कि आप लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, लोगों को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। तो वो जो लोग तो समझना चाहते हैं ना कि पाकिस्तान क्या है, असल बात क्या है, तो वो समझ आ जाती है लोगों को। तो अब ये बेहतर है कि सब मिलके सारे स्टेक होल्डर बैठे और व्हाइट पेपर आप कह रहे हैं इशू किया जाए। जी, व्हाइट पेपर इशू किया जाए। ये पाकिस्तान में कोई विशाखा, ये व्हाइट पेपर इशू किया जाए कि आज 30 जून या जो भी डेट है, इस स्टेट को पाकिस्तान की मईशत की ये हालात है, आगे हमें ये कर्जा लेना है, ये कर्जा देना है, ये हमारी बिजली का कॉस्ट होगा, ये हमारे किसने किया छोड़ दे, उसको फांसी लगा दें या उसको माफ कर दें। इसके बाद क्या होगा? तालाब ने हमारे लिए ये किया है। ये एक व्हाइट पेपर पाकिस्तान इकोनॉमी का इशू होना चाहिए। उस व्हाइट पेपर के बाद फैसला करें कि अब इसको कौन सही कर सकता है। अब अगर यही फैसला नहीं हुआ कि क्या खराब है, क्या गलत है, तो फिर कौन सही करेगा? ये जो बुनियादी पाकिस्तानियों के अंदर एक सरसरीपन आ गया है कि बगैर किसी काम के वो अपने फैसले करने शुरू कर देते हैं और जज्बाती। शब्बर साहब, कथा कलामी की माफी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आते ही हुकूमत का चार्ज संभालते ही उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर, बिजनेस कम्युनिटी वगैरह को भी ऑन बोर्ड जरूर लिया था, इवन बजट से पहले, आपको याद होगा। सो ऐसा क्यों नहीं इनिशिएटिव कोई बिजनेस कम्युनिटी, तमाम स्टेक होल्डर्स, आप तमाम इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी ये चीज सामने आती कि भाई इनको एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, इनको प्रेशराइज किया जाए, इसके इस तरफ आया जाए, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो शहबाज शरीफ साहब वैसे अपनी स्टेटमेंट्स में बात करते हैं, वाकई में सही मानों में इसकी तरफ आया जाए? नहीं, देखिए, पहली बात तो बिजनेसमैन इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ द तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं, वो अवाम स्टेक होल्डर है, जो आम आदमी है उसका कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर इस पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान के फैसलों में फौज है।
उनको भी आप पर आम आदमी की तो एक्सेस नहीं होती ना हमारी पॉलिटिकल एलीट की तक। क्या होती? नहीं मैंने नहीं, कहा आम आदमी की तो एक्सेस नहीं है ना, जो आम आदमी जो जो नहीं, मगर वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इशू करना है ना, या स्टेट बैंक को इशू करना है व्हाइट पेपर। वो उसमें फौज का भी इंटरेस्ट लेकिन आप बताएं अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होगी आपकी, क्योंकि आपकी अफगानिस्तान पॉलिसी मेरी इकोनॉमी पे अफेक्ट कर रही है ना। देखिए बात ये ना लीडा कि आप ये पहले फैसला कर लें कि अफगानिस्तान में बम मारते रहना है या बस सुसाइड बॉम्बिंग होती रहनी है, तो पाकिस्तान में तो अगर आपने ये फैसला करना है कि वो जंग जारी रखनी है तो फिर इकोनॉमी तो नहीं चल सकती ना। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीजें स्टेक होल्डर मिल के बैठेंगे ना। अब ये कहे छोटा मोटा बिजनेसमैन ने कहा टैक्स रेट बढ़ा दो, कम कर दो, इससे थोड़ी पाकिस्तान सही होगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, जुडिशरी को कहा जाए कि आप कोई इकोनॉमिक मैटर में फैसला नहीं करेंगे, बिला वजह का फैसला करके आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं हिलाएंगे। हमारे पास में ये भी तारीख रही है ना कि रिकॉर्डिंग पे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने तबाही फेर दी, एक पूरी कंपनी की पाकिस्तान को 8-10 बिलियन रुपीस की पेनल्टी देनी पड़ी। तो जुडिशरी को बिठाएं, फौज को बिठाएं, बिजनेसमैन को बिठाएं, पॉलिटिशियन को बिठाएं और ये कहें कि यार ये आज गवर्नमेंट शहबाज शरीफ का नहीं, पाकिस्तान का आज ये पोजीशन है, इसका ये हल है, करना नहीं करना उसकी उनकी मर्जी है। ये आपको आगे दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये दिखाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की रियासत नहीं चल सकती। आप ऐसे चलते रहेंगे, थोड़ा एक आध साल गुजर जाएगा, फिर एक साल अच्छा हो जाएगा, एक साल बुरा हो जाएगा, अब आपको कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टेकन शबर साहब। लेकिन मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें, इन हालात में आपको आईएमएफ के साथ जो ये प्रोग्राम में हम हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या ये डिरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? उसके चांसेस कितने हैं? डिले नहीं होगा, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम चलता रहेगा और इसमें आपको बेहतर मिल जाएगा। मगर आईएमएफ वाले कोई इकोनॉमिस्ट थोड़ी होते हैं मैडम, वो तो एक लेंडर है ना, वो तो आपको पैसे देने के लिए आया है, वो कंडीशन कहता है ये कर दें, वो आप पैसे देने के करते। आईएमएफ का प्रोग्राम डिरेल नहीं होगा। मगर आपके जो आगे वाले इंपोर्ट का जो बिल है, देखिए प्रॉब्लम जो आने वाली है ना वो ये है कि डार साहब इंपोर्ट के बंदे हैं बेसिकली, वो इंपोर्ट के थ्रू इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाएंगे, वो पाकिस्तान के लिए मजीद नुकसान कर देगा। यहां पर आकर जागदार साहब के हाथ बंधेंगे। अब देखते हैं वो क्या होता है, लेट्स अस सी, क्योंकि ये चीज होने वाली नहीं है। और आपने 4 महीने में एक फाइनेंस मिनिस्टर को जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा एजुकेटेड था, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और जागदार साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, आपने इकोनॉमिस्ट को उठा के साइड पे कर दिया। इसका मतलब लगता है कि सही ट्रैक पे जा रहे थे लेकर इकोनॉमी को? नहीं, देखिए बात ये कि मैंने फिर आपको कहा ना कि मैं अकाउंटेंट हूं, फिगरें मिला सकता हूं कि यार ये फिगर गुज़िश्ता 4-5 महीने में फिर भी एक इकोनॉमिस्ट तो थे ना मिफ्ता साहब चाहे। मैं आपको क्रेडिट देता हूं ना। देखिए इकोनॉमिस्ट की सोच अलग होती है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म देख रहा होता है और वो उसकी एक पॉलिसी होती है जिसको चल रहा होता है। हम लोग तो सिर्फ इमीडिएट कैश देख रहे होते हैं, तो वो मगर हमने उसको भी हटाना पड़ा हमें और हमें ये फैसला करना पड़ा। तो ये सब चीजें देखते हुए पाकिस्तान की मुश्किलात को आप समझते हैं कि अगर सही हल करना है तो उसका हल सिर्फ वही है कि पहले आप आज बैलेंस शीट बनाएं कि हमारा हालात क्या है, फिर आगे चले ना जी। राइट, थैंक यू सो मच शबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने, सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। शबर साहब कहते हैं वाइट पेपर इशू किया जाए और बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत को चाहिए इस वक्त कि फौरी तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके साथ बैठ के वाइट पेपर इशू किया जाए और आवाम को एक हकाइक से आगाह किया जाए, सच्चाई दिखाई जाए और उसके मुताबिक फिर फैसले किए जाए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद आई एम ऑनर्ड हमें ज्वाइन कर रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शर्जील साहब, पहला सवाल तो जरदारी साहब से मुताल्लिक़ ही मेरा होगा। उनकी सेहत के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी आजकल, एक तो उनकी सेहत है कैसी और आजकल वो हैं किधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। अल्लाह ताला ज़रदारी साहब को बड़ी सेहत दे, बड़ी उम्र दे और खैरियत से अल्लाह का सब चीज़ खैर हो जाए। ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। बस सारी कौम की दुआएं साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा जल्दी सेहतियाब होकर वापस आवाम के साथ होंगे। राइट, पर उनकी बाहर जाने की खबरों में कितनी सदाकत है आपके ख्याल में? देखिए जी, कोई उन पर अभी पाबंदी नहीं है बाहर जाने की ना, जब जाएं वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन अभी इनकी ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है
तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। राइट शर्जील साहब, जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत की से खुश है? यू पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट? देखिए, वी आर द पार्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और खुशी ना खुशी की बात ही नहीं। डेफिनेटली अगर कोई इश्यूज होते हैं तो जो कोलिशन पार्टनर से मीटिंग होती है उसमें एड्रेस करती है पीपल्स पार्टी। तो किसी भी किस्म के इशू होते हैं तो डेफिनेटली मशवरे भी देते हैं, और हम समझते हैं कि क्योंकि इसे बहुत कम टाइम मिला है इस गवर्नमेंट को, अभी शुरुआत ही हुई है, तो ये अपना टेन्योर पूरा करे और जो भी टारगेट्स हैं इस गवर्नमेंट के ख़ास तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इन्फ्लेशन है, वो जो भी महंगाई है उसको ख़त्म करना है, पाकिस्तान की करेंसी को बेहतर करना है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान के बाकी इशूज़ है उसको सेटल करना है। और सबसे बड़ा इशू जो है जो हम समझते हैं पाकिस्तान में वो है सैलाब का और सैलाब मुतासिरीन का इशू, उसको एड्रेस करना। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस उस पर है इस वक्त। तो शर्जील साहब, तमाम मशावरत में और तमाम जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम्प्लीटली इन लूप है, इवन नून लीग के साथ। देखिए, कोई बड़ा डिसीजन होता है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हैं जितने मेजर बड़े डिसीजन होते हैं, और अगर कोई ऐसी कोई चीज़ होती भी है तो डेफिनेटली राब्ता हो जाता है। ये नहीं कि कोई राब्ते का भुगतान है, राब्ता भी ठीक है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी दिखती नहीं है बहुत एविडेंटली। देखिए जी, इस वक्त फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री PMLN के पास है, और उनकी एक मिनिस्टर साहबा जो है वो अच्छा काम कर रही है, मैं समझता हूँ, मरीम औरंगज़ेब साहबा। तो वो जिसकी ड्यूटी वही करेगा। जहाँ पे हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज हैं उस पर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनके आने के बाद जो भी आप देखेंगे जो बेहतरी आई है कि इमरान खान की रिजीम में, इमरान खान के टाइम में तमाम आपके जो ममालिक थे, दोस्त ममालिक, देरीना दोस्त ममालिक, वो सब नाराज़ थे। मैं कंट्रीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके क्लोजेस्ट तरीन पुराने दोस्त थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, वो सब आपसे नाराज़ थे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर, मैं समझता हूँ एज ए सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। वो तमाम जो डिस्कनेक्शंस थे उनको वापस उन्होंने जो है वो लूप में लिया है, उनको इंगेज किया है, और उससे बेहतरी की खबरें आ रही हैं, और हर जगह पे उनको एक अच्छा पॉजिटिव वेलकम मिल रहा है। और आपने अगर जिन ममालिक में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने विज़िट किया है तो उन ममालिक के भी अगर सरबराहान के बयानात या उनके वज़ीर ख़ारजा के बयान देखेंगे तो वो खुशाइंद हैं, उसमें पॉजिटिव चीज़ों की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि एज ए सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अभी तक अपना रोल प्ले किया है एज ए कोलिशन पार्टनर भी, और इस मुल्क के लिए भी और इस गवर्नमेंट के लिए। राइट, सो आप कह रहे हैं कि जो ताल्लुकात थे और जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ख़राब हुए थे वो वापस से ट्रैक पे आ चुके हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक माशाल्लाह काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ चुके हैं। लेकिन जिस किस्म की ख़बरें सरफेस करती हैं रोज़ाना, ऑडियो लीक्स का मामला है, कहीं हुकूमती सर्कल की ऑडियो लीक होती है, शहबाज शरीफ साहब उनकी कॉन्वर्सेशन, मरीम नवाज़ साहिबा, कहीं फिर एक और फिर ऑडियो लीक होती है जिसमें इमरान खान साहब और उनके जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके दीगर वज़रा उनकी हुकूमत के, उनकी ऑडियो लीक होती है। आपको लगता है कि ये वाकई में ये ऑन द होल ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इवन इंटरनेशनली इसको बहुत अच्छी तरह, मतलब अच्छे से नहीं देखा जाएगा? देखिए जी, एज ए मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी एंड द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ के फेवर में नहीं है किसी की भी ऑडियो लीक्स इस तरह की आएँ, या किसी तरह के इस तरह के फ़ोन जो हैं या और उनके ऑफिस बग्ड हों। ये इसको हम समझते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हाउस जो कि आपके इस मुल्क का एक सुप्रीम इदारा है, आपका एक मुकद्दस किस्म का एक बड़े में बड़ा ऑफिस है इस मुल्क का डेमोक्रेटिक वे में, तो उसकी कोई तरह लीक आना वो खुशाइंद नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ आ गई है तो डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो उसमें ख़ासतौर पर जो इमरान खान की लीक्स आई हैं, मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी डैमेजिंग फॉर इमरान खान एंड इट इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू उसमें वहाँ हुई है उसमें चीज़ साबित होती है कि इमरान खान बाय नोइंग द फैक्ट कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको उसने इस तरह पोर्ट्रे किया है जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, अपनी पॉपुलरिटी को गेन करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को झूठ और गलत बात बताने के लिए उसने ये सारी एक्सरसाइज की है, जिससे आपके इंटरनेशनल जो फिर मैं कह रहा हूँ आपके दोस्त ममालिक के जो ताल्लुकात थे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और नेक्स्ट टाइम के लिए
एक डेफिनेटली एक ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है ना, देखें आप अगर कोई मुल्क का सरबराह चीज़ कर रहा होता है, क्योंकि ये इमरान खान की जो भी लीक्स है, जो भी चीज़ें हैं, ये बज़ात खुद एक पीटीआई के चेयरमैन की नहीं थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की थी। जी। तो अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर करता है तो पूरी दुनिया ये नहीं देखती कि ये प्राइम मिनिस्टर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है। दुनिया देखती है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहा है वो एक मुल्क का सरबराह है। तो अगर मुल्क का सरबराह इस तरह की मैं समझता हूँ कि गलत किस्म की प्रैक्टिस शुरू करे और अपने सिर्फ उसको इक़्तिदार की कुर्सी से चिपटने के लिए वो पूरी दुनिया को, अपने दोस्त ममालिक को नाराज़ करे या उनको मलाइन करने की कोशिश करे, एक गलत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करे, तो ये एक बहुत बुरा मैसेज जाता है। मैं समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा गलत हरकत जो है वो ना वो डिप्लोमेटिक सर्कल में भी, नॉर्म्स में भी गलत समझी जाती है, वैसे भी गलत चीज़ होती है। राइट, बट शर्जील साहब, अच्छी बात है कि इसकी तहकीकात, इन ऑडियो लीक्स की जो है वो तहकीकात कराने का फैसला किया गया। इवन काबीना की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और एफआईए के ज़रिए जो है कहा जा रहा है कि इसको एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, सीनियर ऑफिसर्स पर मबनी जो है ये टीम हो, जिसमें कोऑप्ट ऑफिसर्स, ऑफिशल्स फ्रॉम अदर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज वो शामिल इसमें हो। आपको लगता है, और तहकीकात तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात का आगाज़ आपके ख्याल में कहाँ से होना चाहिए फिर? देखिए जी, जहाँ से लीक्स हुई है वहाँ से आगाज़ होना चाहिए जो लीक कर रहा है। नंबर सेकंड, मैं कहता हूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान को भी किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने जब पहली लीक्स आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तब उसने जलसा करके कहा था जी एक और लीक्स आनी है जिसमें मरीम नवाज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब से ये बात कर रही है। तो इसका मतलब कि इमरान खान को एडवांस में पता है कि लीक्स कौन कर रहा है। इमरान खान को ये भी पता है कि ये कहाँ से आ रही है, उसके कंटेंट भी पता है। अगर एक शख्स को लीक होने से पहले कंटेंट भी पता हो तो डेफिनेटली वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए। लेट्स सपोज खुदा न खास्ता आपके घर पे कोई चोरी हो जाए और आपको पता है आपके घर से क्या चोरी हुआ, और आपका पड़ोसी आपको कहे कि जी तुम्हारा ये भी चोरी हुआ, ये भी चोरी हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले थानेदार को बोलेंगे इसको पकड़ो, फिर उसको वो चीज़ पता है कि जो उससे मुझे पता। तो इसी तरह इमरान खान को अगर ये पता है कि क्या क्या मजीद लीक्स आनी है, इट मीन्स कि इमरान खान का या उसका कोई दोस्त या कोई हमदर्द जो है वो उसको सब चीज़ें बता भी रहा है और वो उस चीज़ में सारा शामिल भी है। राइट, शर्जील साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल कि जी 5 महीने बाद इनको कैसे पता चला कि चोरी हो गया है? 5 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं मिली, और जो साइफर की जो मैंडेटरी सर्कुलेशन होती है उसके हवाले से भी आपको लगता है कि वो भी इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए? क्योंकि इनिशियली तो यही बात सामने आई थी कि फॉरेन मिनिस्टर उनको ओमिट कर दिया गया है, उन तक तो वो साइफर पहुँचा भी नहीं था। एक मुझे ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए शर्जील साहब, कहा जाता है कि कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई है। वायलेट क्या किया है इमरान खान साहब ने? देखिए जी, इमरान खान ने क्या नहीं वायलेट किया है। उसने सबसे पहले, जो कि एक साइफर था या नहीं था उसके भी पता नहीं है, उसके बिना पे पहले उसने कहा कि जी एक लेटर आया है। लेटर आया मतलब जैसे कोई ख़त आया है, कोई पैगाम आया है। और फिर जो है जानबूझकर उसको, जब उसमें उस लीक्स में भी साबित हो गया कि उन्होंने कहा कि ये लेटर नहीं है, ये एक साइफर है, मतलब कोई कहीं डिस्कशन कोई हुई है या नहीं हुई वो भी एक अलग बात है, उसके भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उसको लेटर करके ऐसा पहचाना गया कि जी आपको कोई पैगाम मुल्क को बाकायदा ऑफिशियली कहीं से आया हुआ है। तो एक ये आपने वायलेट किया, झूठ बोला। और इस तरह की कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, मुख्तलिफ ममालिक से आपके ताल्लुकात कभी अच्छे होते हैं, कभी आपके बुरे होते हैं, उसका कतन मकसद ये नहीं है उन ताल्लुकात को आप इस तरह एक्सप्लॉइट करें फॉर योर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन। आप मतलब एक जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं। और मैंने पहले ही कहा कि इमरान खान ने सिर्फ ये ड्रामा इसलिए रचाया था कि सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, वरना अगर वो सीरियस समझते कि इस तरह की कोई चीज़ थी तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। वहाँ के एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस बुला सकता था, डिस्प्लेजर शो कर सकता था, अपना ऑफिशियल एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता था, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इस तरह की चीज़ें कभी होती हैं। आप मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं, जब आपके पास इंडिया से कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप उनके एम्बेसडर्स को बुला के आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, डिस्प्लेजर शो करते हैं। बीच में फ्रांस का जब एक तौहीन वाला चीज़ हुई तो आपने वहाँ के एम्बेसडर को बुलाया, अपना एक पूरा एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। आपने कोई उसमें से कोई भी अडॉप्ट नहीं किया। इट मीन्स कि आपको पता था कि ये चीज़ कुछ नहीं थी, आपने सिर्फ उसको पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया। और फिर जब भी आपको पता था और आप पूरी कौम को एक झूठे स्लोगन नारे दे रहे थे कि जी हम गुलाम नहीं हैं और ये कोई इस तरह की जो चीज़ें कर रहे थे आप, तो उस पर आपने उसके बाद
उन्हीं लोगों को आपने KPK में जब जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट थी, उन लोगों को आपने वहाँ पे रेड कार्पेट दिया, उनसे आप इमदादें लेते रहे, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखते रहे। फिर उन्हीं ममालिक के लोगों को आपने अपने पास बुलाकर उनको आपने एज ए लॉबियस्ट हायर किया, उनको आपने पैसे दिए कि जी वो आपके लिए लॉबिंग करे। तो ये एक ओपन ये सारे एक्ट्स अगर आप मिलाएं तो ये लगता है कि जी आपने जानबूझकर एक चीज़ गलत की है, और ये इसमें अब कोई एविडेंस या केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इट इज़ अ ओपन एंड शट केस। एक शख्स ने झूठ बोला, एक शख्स ने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, एक शख्स ने अपने मुल्क के सलामती को, उन ताल्लुकात को, उस सेंसिटिविटी के बावजूद उसने दाव पे लगाया फॉर उसकी अपनी ज़ात के लिए। तो अगर कोई शख्स शर्जील साहब, अगर इन्वेस्टिगेशंस होंगी पर तमाम चीजें ये सामने लाई जाएंगी, पब्लिक की जाएंगी। देखिए जी, मेरे अगर अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ, मैं शर्जील मेमन के, मैं पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये ओपन एंड शट केस है, इसमें किसी मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया कि जब आपकी चीज़ों में तजाद आ जाता है, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, आपका एक आया हो जाता है। मैं अभी आपसे एक जुमला बोलूँ और फिर 1 मिनट के बाद मैं उस जुमले की नफ़ी करूँ, दूसरा को उसी के अगेंस्ट या फेवर में बात करूँ, तो आप समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बयान नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा झूठ जो कि वो पूरे कौम के सामने एक खुल गया है, उसके बाद किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन, मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, ये अपने मनसब की वायलेशन है। आप एक ओथ लेते हैं, जब भी आप MNA का ओथ लेते हैं, MP का ओथ लेते हैं, जब आप किसी मिनिस्टर का ओथ लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, तो आप एक कसम खाते हैं। ओथ का मकसद होता है कि स्वेरिंग होती है वो, और उसका मकसद होता है कि मैं अपनी जाती किसी भी इंटरेस्ट पे मुल्क की कोई भी इस तरह का ऑफिशियल उसकी ओपन वायलेशन है। वायलेशन के बाद मेरे ख्याल से ये केस दिस शुड गो टुवर्ड्स आर्टिकल 6। या आपने अपने ओथ के साथ गद्दारी की है, मतलब मैं सख्त लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात ये हुकूमत ने डिसाइड कर लिया कार्रवाई करने का आर्टिकल 6 की इमरान खान साहब की। वो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने, लेकिन मैं आपकी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में भी है सर। मैंने आपको जो बात की, मैंने क्या कहा, मैं अपनी जाती हैसियत में आपको ये राय दे रहा हूँ, एज अ मिनिस्टर, एज अ पार्टी मेंबर की नहीं, एज एक सिटीजन भी हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है शर्जील साहब, बिल्कुल सही है, जी जी ठीक है, अग्रीड। बट प्राइम मिनिस्टर के पास फिर अथॉरिटी भी और ये हासिल है एक मुल्क के वजीर आजम को कि वो किसी को भी, किसी पाकिस्तानी नेशनल को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर ले। ये भी अथॉरिटी नेचुरली पाकिस्तान के वजीर आजम के पास मौजूद है। लेकिन मेरे पास बड़ा वक्त कम है, मुझे सिर्फ ये बता दें, आज आपने ट्वीट किया था कि इतवार के रोज़ इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है, और इससे पहले ये भी देखा गया कि इवन नून लीग को हफ्ते इतवार को रिलीफ मिलता रहा है। तो एक आम आदमी एक तरफ और हमारे मुल्क की एलीट एक तरफ, माजरत के साथ, तो सिर्फ रिलीफ क्या एलीट के लिए है शर्जील साहब? देखिए जी, नून लीग का मुझे एक रिलीफ बताएं जो इतवार या हफ्ते को मिला हो, या स्पेशल कोर्ट क्या हो गया शर्जील साहब? शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब को, उनको भी जमानतें मिली हैं हफ्ते इतवार को? नहीं मिली हैं हफ्ते इतवार को जमानतें, उनको तो घर जाके हमजा साहब को मिली है। आप मतलब मैं जहाँ मेरी नॉलेज है, सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स जो खुली थी जिस रात को इमरान खान कोई कार्रवाई करने वाले थे, जो कि एक वो चीज़ थी कि उस बिना पर शायद जब कोर्ट ने भी ये कहा कि हमने सिर्फ इसलिए कोर्ट्स खोली थी स्पेशली कि कोई खुदा ना खास्ता मुल्क में तो आइन की कहीं पे गलत उसकी वायलेशन ना हो जाए। अच्छा, ठीक है, बट ये ठीक है, बट शर्जील साहब, इमरान खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है, आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? शेरी मजारी को, और जिस तरह इमरान खान के लिए संडे को कोर्ट्स भी खुल जाते हैं, और आपको पता है पिटिशन में कोर्ट में जाना हो तो उसमें उसको जो पिटिशनर है उसने खुद आना होता है, खुद भी नहीं आना पड़ा, उसने आके एफिडेविट देना होता है, अपना स्टैंप लगाना, थंब इंप्रेशन लगाना, तो वो भी नहीं करना पड़ा। मतलब मैं समझता हूँ कि ये आज दिन तक ये लाडला है। अच्छा। और ये लाडला जो है ये इसके खास साथ बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट की जा रही है। शर्जील साहब, बट साथ साथ आपके कोलिशन पार्टनर्स को भी इन्हीं कोर्ट्स के जरिए रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है सर। वो सिलसिला का आगाज हो गया और बड़े सवाल उस चीज़ पे भी उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर आगे के भी कोर्स में यही कुछ दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन आपके साथ एक दोबारा निशस्त रखी जाएगी। थैंक यू शर्जील साहब फॉर योर टाइम। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।